गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं इंदू लच क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। अपनी मिशन लच सीरीज के 30 बेहतरीन प्रश्नों के साथ मैं एक बार फिर आप सभी के सामने अपने निश्चित समय पर 8 बजे उपस्थित हुआ हूं। ज़्यादा लोग लाइव आ जाइए, ज़्यादा लोग इस वीडियो को शेयर करिए और जितना हो सके मैक्सिमम सही आंसर देने का प्रयास करिए। ठीक, शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। संविधान से रिलेटेड है। क्या कह रहा है आपका पहला प्रश्न? मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के संबंध में उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार क्या है? ठीक, मौलिक और अनन्य, मौलिक नहीं, मौलिक लेकिन अनन्य नहीं, अनन्य। ठीक, देखिए बढ़िया प्रश्न है, प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, देखने में कठिन है, समझने में कठिन है। ठीक, इसको मैं पहले आपको समझा दूं। मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के संबंध में उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार, प्रवर्तन मतलब लागू कराने के संबंध में, लागू करने के संबंध में, ठीक, लागू कराने के संबंध में। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। ये हो गया आपका आंसर। इसका अर्थ हुआ उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार मतलब उसके क्षेत्राधिकार में, तो आपको समझाने की आवश्यकता नहीं है। मौलिक और अनन्य है। अनन्य का मैं आपको बता दूं यूनिक, और अनन्य का कहते हैं इंग्लिश में यूनिक, इसको कहते हैं अद्वितीय। अद्वितीय मतलब अंतिम, आप कह सकते हैं अंतिम। ठीक, अब यहीं पे बात फंसेगी। ठीक, मतलब इनके अलावा और कोई नहीं। अद्वितीय मतलब यूनिक हुआ, अलग हुआ एकदम से। मौलिक और अनन्य, ठीक, मतलब मौलिक है और यूनिक है। मौलिक नहीं, ये हो ही नहीं सकता। ठीक, मौलिक तो है ही। अनन्य, अब देखिए इसी वर्ड पे बात फंसेगी। ठीक, मौलिक और अनन्य है मतलब मौलिक है और आपका यूनिक है। ठीक, एक ऑप्शन ये आपका समझ में आ रहा है, मौलिक लेकिन अनन्य नहीं। एक ऑप्शन ये है आपका, और आपका अनन्य मतलब यूनिक। ठीक, तो इसको प्रश्न का ये मतलब है कि क्या मौलिक अधिकारों का संबंध में उच्चतम न्यायालय आपको जो है मौलिक है, मौलिक के बाद यूनिक है क्या? तो ये प्रश्न है। तो प्रश्न का मतलब ये हुआ कि उच्चतम न्यायालय क्या किसी के अधिकार क्षेत्र में नहीं है? इसकी पावर क्या किसी के अधिकार क्षेत्र में नहीं है? अनन्य मतलब अंतिम, यूनिक, क्षेत्र में नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक, ऐसा नहीं है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? मौलिक अधिकारों को लागू हमारे यहाँ उच्चतम न्यायालय ही कराता है। अनुच्छेद 32 से कराता है, अनुच्छेद 32 से कराता है। हमारे संविधान ने इन्हें सर्वोच्च माना है, इन्हें सर्वोच्च माना है। परंतु ये किसके दायरे में है? ये भी ध्यान रखिएगा। परंतु ये किसके दायरे में है? संविधान के दायरे में है, संविधान की रेंज में है। ठीक, परंतु ये संविधान के अंतर्गत ही हैं, अंतर्गत हैं, उनसे बाहर नहीं हैं। तो अब इसका आंसर जो होगा कि आंसर इसका होगा कि उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों के संबंध में, प्रवर्तन के संबंध में मौलिक है, ठीक, लेकिन अनन्य नहीं है, क्योंकि इनके ऊपर भी कौन है? संविधान है। ठीक, तो इस चीज का मतलब ये था। इसका ऑप्शन आपका ये रहा, मौलिक लेकिन अनन्य नहीं। बढ़िया प्रश्न आप थोड़ा पहले समझा करिए, फिर उसके बाद इसको आंसर दिया करिए। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? गुवाहाटी, सीकर, देहरादून, ठीक, और दार्जिलिंग। तो ये वन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, पहले इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता था। रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता था। इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता था, और ये आपका पहले भी वहीं पर स्थित था। कहाँ पर? देहरादून। अब इसको फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, देहरादून। खटाखट आंसर देते रहिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बढ़िया क्वेश्चन, संविधान से ही रिलेटेड है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के लिए महाधिवक्ता के पद का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 145, अनुच्छेद 65, अनुच्छेद 165। ठीक, तो राज्य के महाधिवक्ता, ठीक, राज्य के महाधिवक्ता
जैसे केंद्र में महान्यायवादी होता है, उसी तरह राज्यों में भी क्या होता, महाधिवक्ता। तो इन्हें हम कह सकते हैं राज्य का प्रथम विधिक अधिकारी, राज्य का प्रथम विधिक अधिकारी, ठीक, प्रथम विधिक अधिकारी आप कह सकते हैं। राज्य सरकार के एडवोकेट हैं ये, और इनका काम क्या है, राज्यपाल, मंत्रिपरिषद इत्यादि को विधिक मामलों में क्या देना, सलाह देना। विधिक मामलों में, विधिक मतलब कानूनी मामलों में सलाह देना, विधिक मामलों में सहायता एवं सलाह देना, सहायता एवं सलाह देना, ये इनका काम है, ठीक, राज्य को, राज्य सरकार को, ठीक। अब इनका जो प्रावधान है किस अनुच्छेद से है, और इसके साथ ही ये विधिक राज्य सरकार के पक्ष को न्यायालयों में भी रखते हैं, महाधिवक्ता का एक काम ये भी है। तो इनके बारे में कौन सा अनुच्छेद है, किस अनुच्छेद में, वो है अनुच्छेद आपका 165, ठीक। अनुच्छेद 165 में राज्य के महाधिवक्ता के बारे में प्रावधान किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, बढ़िया क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने के लिए कौन सी सामग्री प्रयोग की जाती है? पॉलीएथिलीन, टेरेफ्थलेट, मेलामाइन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, पाइप वगैरह बनती हैं। स्पेक्ट्रा, तो जो बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई जाती है, जो सुरक्षा कर्मियों को प्रदान की जाती है, और जो है जिनका उद्देश्य होता है कि वो गोलियों से जो है रक्षा करें, तो ऐसी जैकेट को बुलेट प्रूफ वस्त्र या बुलेट प्रूफ जैकेट के नाम से जाना जाता है। और ये जो बनती है, जिस विशेष सामग्री से बनती है, वो सामग्री आपकी कौन सी है? स्पेक्ट्रा। स्पेक्ट्रा नामक सामग्री का प्रयोग बुलेट प्रूफ कपड़ों को बनाने में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्पेक्ट्रा। बढ़िया क्वेश्चन, कई बार ये क्वेश्चन आया है। कणों की तरंग प्रकृति किसने स्थापित की? डी ब्रोगली, फर्मी, पॉली, क्लार्क, मैक्सवेल, ठीक। तो इस पहले तो इसका अर्थ जान लीजिए, ठीक। तो ये तरंग प्रकृति क्या है, ठीक। कणों मतलब पदार्थों के कणों में तरंगों का गुण पाया जाना ही कहलाता है कणों की तरंग प्रकृति। कणों की तरंग प्रकृति कहलाता है। और इसको विधिवत रूप से स्थापित किया था किस व्यक्ति ने? डी ब्रोगली महोदय ने। डी ब्रोगली का तरंग सिद्धांत है, जिन्होंने अपने सिद्धांत से ये बताया था कि प्रत्येक द्रव्य, प्रत्येक पदार्थ में भी जो है उनके जो कण हैं उनमें तरंग की प्रकृति पाई जाती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डी ब्रोगली। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उद्देश्य चरणबद्ध तरीके से हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का उपयोग समाप्त करना है? नागोया प्रोटोकॉल, कार्टाजेना प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक। पहले इस प्रश्न को समझिए। प्रोटोकॉल मतलब नियमों की व्यवस्था, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, चाहे जहां ये वर्ड यूज हो, इसका अर्थ है नियमों की व्यवस्था। कई प्रकार के नियमों की व्यवस्था, ठीक। अब ये ध्यान रखिएगा, ठीक। किस प्रोटोकॉल का उद्देश्य क्या था? चरणबद्ध तरीके से, मतलब सीक्वेंस में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, HFC, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का उपयोग समाप्त करना, ठीक। और इसका जो टारगेट ईयर रखा गया है वो कौन सा? 2030 ईस्वी तक हमें एक सिस्टमेटिक वे से जो है HFC का प्रयोग करना, जो है समाप्त करना है। और ये आपका मुख्य रूप से पर्यावरण प्रदूषण को ध्यान में रख करके ऐसा जो है डिसीजन लिया गया था। और ये किस प्रोटोकॉल या किस सम्मेलन में ऐसा किया गया था, ये व्यवस्था बनाई गई थी? इसका राइट आंसर है मॉन्ट्रियल। कनाडा के मॉन्ट्रियल में इस प्रोटोकॉल को फॉलो करने के लिए सभी देशों ने सहमति दी थी। और वर्ष कौन सा था? 1987, ठीक। तो अगर आप इस HFC का उपयोग समाप्त करने के लिए प्रोटोकॉल का कोई भी प्रश्न आएगा तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वर्ष 1987। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बढ़िया क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा आप सोच के जो है आंसर दीजिएगा। जब पृथ्वी पूरब की ओर घूमती है तो पूर्वी जगहों पर स्थानीय समय क्या होगा?
ठीक, पश्चिमी स्थानों के स्थानीय जगहों से पीछे, पश्चिमी स्थानों के स्थानीय जगहों से आगे, पश्चिमी स्थानों के समान, उपयुक्त में से कोई नहीं। थोड़ा सा दिमाग इसमें लगाना है, बहुत ही आसान प्रश्न है। आपकी पृथ्वी घूमती है कब? पश्चिम से पूरब की ओर। किधर से? पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक, ये आपकी पृथ्वी है और आप कह सकते हैं ये ऐसे घूम रही है। अब यहीं पर देखिए इसमें क्या पूछा है। ठीक, तो क्या पूछा है? समय पूछा है। समय हम डिसाइड करते हैं ग्रीनविच मीन टाइम से, जो 0 डिग्री से होकर के 0 डिग्री देशांतर रेखा से होकर के हमारी अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा गुजरती है। हम सभी को पता है कि जब हम इसके आगे बढ़ेंगे +4 मिनट बढ़ता है आपका कितने डिग्री पर? 1 डिग्री पर। ये आपका कौन सा देशांतर है? पूर्वी देशांतर। ये आपका कौन सा देशांतर? सॉरी, पूर्वी गोलार्ध। ये आपका कौन सा गोलार्ध है? पूर्वी गोलार्ध। ठीक, और इधर पश्चिमी गोलार्ध में जब हम आगे बढ़ते हैं, पश्चिमी गोलार्ध में जब हम आगे बढ़ते हैं तो प्रत्येक डिग्री पर 1 डिग्री पर आपका -4 मिनट कम हो जाता है। प्रश्न आपका सॉल्व हो गया। तो अब इसको घूमना है पृथ्वी को किधर की ओर? किधर घूमती है पृथ्वी? पूरब की ओर। तो मतलब पृथ्वी आपकी जा रही है पूर्वी गोलार्ध में, तो पूरब साइड में जो भी आपका स्थान मिलेगा वो सदैव 1 डिग्री पर +4 मिनट आगे ही रहेगा। किससे? पश्चिमी स्थानों से। किससे? पश्चिमी स्थानों से। तो ये आपका राइट आंसर हुआ, पश्चिमी स्थानों के स्थानीय जगहों से आगे रहेगा सदैव। जैसे हमारा जो मानक समय रेखा है वो आपकी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है और हम 5.5 घंटा आगे हैं। कहाँ से? अपने पीछे स्थित लंदन से। तो इसी प्रकार जितने भी आपके प्लेस आपको आगे बढ़ते हुए मिलेंगे पूर्वी गोलार्ध में, सब का मान आगे वाले स्थान से जो है आपका ज़्यादा है, पीछे वाले स्थान से हमेशा आगे ज़्यादा रहेगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इसको लगाइएगा घर जा करके, घर पे एक बार प्रैक्टिस करिएगा। ये जो समय वाला प्रश्न है अपने आप समझ में आ जाएगा। राइजोबियम और कुछ नील हरित शैवाल जैसे सूक्ष्म जीव किसके स्थिरीकरण में मदद करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। ठीक, राइजोबियम, इसके साथ ही एजेटोबैक्टर, ठीक, और आपका एक क्लास्ट्रीडियम, ठीक, ये और ब्लू ग्रीन एल्गी, नीले हरे शैवाल, ये सब जो आपके वायुमंडल में सबसे ज़्यादा आपकी जो गैस है ये आपकी कौन सी है? नाइट्रोजन गैस है। लगभग 79% तक है, 79% तक है। इस गैस की उपयोगिता हमारे और अन्य जीवों में बहुत है, क्योंकि नाइट्रोजन हमारे लिए किस चीज़ के लिए आवश्यक है? वृद्धि के लिए। नाइट्रोजन हमारे लिए किस चीज़ के लिए आवश्यक है? वृद्धि के लिए। हम इसको पाते हैं किससे? प्रोटीन से पाते हैं। वही पौधों को जो है या तो यूरिया से मिलता है या तो नेचुरल रूप से वो जो है एब्जॉर्ब करते हैं। तो वो वायुमंडल की जो नाइट्रोजन होती है वो, जैसे कुछ बैक्टीरिया राइजोबियम, एजेटोबैक्टर, क्लास्ट्रीडियम, ये वायुमंडल की नाइट्रोजन को जो है मिट्टी में ला करके फिक्स कर देते हैं और इस प्रक्रिया को कहा जाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। हिंदी में कहते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। ठीक, तो इसमें जो आपका आंसर हुआ आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रोजन। खटाखट आंसर देते रहिएगा, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। बढ़िया क्वेश्चन। अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? थॉमस पर्वत, कास्युस्को पर्वत, एल्ब्रुस पर्वत, विंसन मैसिफ। ठीक, तो इसमें यह पूछा है अंटार्कटिका महाद्वीप का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। तो अंटार्कटिका की एल्ब्रुस आपका यूरोप का हुआ, कास्युस्को आपका ऑस्ट्रेलिया का हुआ। ठीक, थॉमस पर्वत कोई भी ऐसा पीक नहीं है किसी महाद्वीप का। विंसन मैसिफ, तो इसका राइट आंसर क्या है? विंसन मैसिफ जो है आपके अंटार्कटिका का सबसे ऊंची पर्वतमाला है। ठीक, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विंसन मैसिफ। खटाखट आंसर देते रहिएगा। 30 से 35 मिनट में मैं आपको 30 बेहतरीन प्रश्न सॉल्व कराता हूं। लास्ट तक बने रहा करिए और लास्ट में जाते जाते अपने सभी प्रश्नों के आंसर को वैल्यूएट किया करिए कि हमने आज की सीरीज में कितना प्रश्न हल किया है। ठीक, आपकी तैयारी का सबसे अच्छा माध्यम है और यूपीपी की वैकेंसी आ चुकी है, बम्पर वैकेंसी आ चुकी है। आप एकदम मेहनत से लग जाइए, जितना हो सके अपने इस वैकेंसी को अपनी लास्ट वैकेंसी मान के चलिए और जितना हो सके आप मेहनत करिए। भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से किसका पूर्व नाम है? ठीक, ये प्रश्न कई बार आया है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान,
रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। तो ये राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पे है? ठीक, पहले पक्षी अभयारण्य था, फिर राष्ट्रीय उद्यान ये बना। ये आपका है कहाँ पर? राजस्थान में। और इसका जो पहले नाम था, इसके पहले इसको बुलाया जाता था क्या? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के नाम से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, बढ़िया क्वेश्चन। इलायची की पहाड़ियां निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में स्थित हैं? विंध्य पर्वत श्रृंखला, पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला, पूर्वांचल, पूर्वी घाट। पूर्वांचल नाम की इसी पर्वत श्रृंखला है ही नहीं। इलायची पहाड़ियां ये आपका माना जाता है भारत की सबसे अंतिम पहाड़ियां, भारत की सबसे अंतिम पहाड़ियां। ठीक, मुख्य भूमि की सबसे अंतिम पहाड़ियां इनको माना जाता है। और इनका जो भाग है वो केरल एवं तमिलनाडु में फैला हुआ है। कहाँ पर? केरल एवं तमिलनाडु में फैला हुआ है। और ये आपकी जिस पर्वतमाला का हिस्सा है, अब आप केरल तमिलनाडु से पहुंच चुके होंगे, पश्चिमी घाट पर्वतमाला का। ठीक, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी घाट पर्वतमाला। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वह इतावली यात्री, इटली का यात्री, जिसने विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत प्रशंसात्मक विस्तृत वर्णन किया है, वह कौन है? मार्को पोलो, निकोलो कोंटी, बारबोसा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक, मार्को पोलो, निकोलो कोंटी, बारबोसा, इनमें से कौन इतावली यात्री आया था जिसे विजयनगर साम्राज्य का बहुत ही विशद और बहुत ही प्रशंसात्मक वर्णन किया है? तो वो आपका जो इतावली यात्री था निकोलो कोंटी। और ये किसके शासनकाल में आया था? विजयनगर के शासक देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। ठीक, इसका राइट आंसर है आपका निकोलो कोंटी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज से अपने आप लोग को डराता है। एक सतर्कता के दृष्टिकोण से सरकारी संगठन के निर्माण कार्यों के तकनीकी लेखा परीक्षा के कार्य को सौंपा गया है। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, केंद्रीय सतर्कता आयोग, लोक आयुक्त। ठीक, देखिए ये आपसे ये पूछ रहा है, एक सतर्कता के दृष्टिकोण से जो है फंस रही थोड़ी सी, तो दृष्टिकोण से सरकारी संगठन मतलब सरकार के संगठन के किस पे नजर रखेगा? निर्माण कार्यों के तकनीकी लेखा परीक्षा। लेखा परीक्षा मतलब होता है ऑडिट करना, मतलब आय व्यय का लेखा जोखा करना, आय और व्यय का लेखा जोखा करना। लेखा जोखा, भैया कितना खर्च हुआ, कितना कहाँ गया, इन सब चीज़ों को देखना ही क्या कहलाता है? लेखा परीक्षा, ऑडिट करना। तो वो आपको किसको नियुक्त किया गया है? ये सभी को पता है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के खातों पर नजर रखता है, आय व्यय पर नजर रखता है आपका कौन सा पद? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसका प्रावधान आपके भारतीय संविधान में अनुच्छेद 148 से 151 के बीच में दिया गया है। ठीक, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन। किस शासक के द्वारा टंका एवं जीतल नाम के सिक्के चलाए गए? अकबर, जहांगीर, इल्तुतमिश, हुमायूं। तो ये दोनों सिक्के टंका एवं जीतल शुद्ध प्रथम शुद्ध अरबी सिक्के माने जाते हैं। ठीक, और जिसमें जो है आपका सबसे ज़्यादा फेमस कौन था? टंका। बहुत लंबे समय तक ये अत्यधिक प्रसिद्ध सिक्का था, चांदी का था और जीतल जो है आपका तांबे का था। बड़े लेन देन में टंका और छोटे लेन देन में तांबे का जीतल प्रयोग होता था। और इसको जारी करने वाला शासक कौन था? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के ही शासनकाल में चांदी का टंका और तांबे के जीतल नामक शुद्ध अरबी सिक्के पहली बार चलाए गए थे। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इल्तुतमिश। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1906, 1909, 1908, 1910। ठीक, ढाका में 30 दिसंबर 1906 को 30 दिसंबर 1906 को ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां, आगा खां,
नवाब मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में मुस्लिमों का एक विशाल सम्मेलन आयोजित किया गया था और उसी दिन आपका जो है मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। तो इसका राइट आंसर है, ईयर पूछा है वर्ष 1906। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। महाराष्ट्र के पोला त्योहार में किस जानवर की पूजा की जाती है? ठीक, कौन सा त्योहार है? पोला त्योहार। ठीक, और ये आपका इसमें पूछा है किस जंतु की पूजा की जाती है, और इस त्यौहार को आप लोग जानते रहिएगा। पुत्र के लिए ये त्यौहार मनाया जाता है, और इसमें जिस जंतु की पूजा की जाती है वो जंतु आपका कौन सा है? वृषभ की पूजा की जाती है किस त्यौहार में? महाराष्ट्र के पोला त्यौहार में। ठीक, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वृषभ। खटाखट आंसर देते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 17, दल बदल विरोधी कानून की संवैधानिकता को सर्वोच्च न्यायालय ने ... के मामले में सही ठहराया था। ठीक, ऑल पार्टी हिल लीडर्स कॉन्फ्रेंस शिलांग बनाम कप्तान WA संगमा, इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राजनारायण, क्योता होलो हन बनाम जाचिलहू, मोहिंदर सिंह गिल बनाम मुख्य निर्वाचन आयुक्त। ये वाद है, ये केस है। ये केस 4 केस दिए गए हैं और आपसे ये पूछा जा रहा है कि किस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने यह डिसीजन दिया कि दल विरोधी कानून जो आपने 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा किस अनुसूची के रूप में? 10वीं अनुसूची के रूप में जो है संविधान में शामिल किया था, क्या वो सही है या क्या वो गलत है? तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको कौन सा डिसीजन दिया था कि हाँ, आपने जो भी चीज़ें की हैं वो क्या है? सही हैं। अब उस वाद को पूछा है कि इस किस वाद में, किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया था कि भैया 10वीं अनुसूची सही है। तो वो केस आपका था कि होता होलोहन बनाम जाचिलहू, और वर्ष आपका कौन सा था? 1992। ठीक, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। खटाखट आंसर देते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 भारतीय बैंकिंग में RTGS और IFSC का पूरा रूप क्या है? फुल फॉर्म पूछा है। रेमिटेंस टू गाइडेड सेटलमेंट इंटरनल फाइनेंशियल सिस्टम कॉल, रेमिटेंस टू गाइडेड सेटलमेंट इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम कॉल, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, रियल टाइम गाइडेड इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम कोड। तो RTGS क्या है? बैंकिंग में जब हम बड़े लेन देन करते हैं तो वो RTGS के माध्यम से होता है। ठीक, IFSC एक प्रकार का कोड है, 11 अल्फा न्यूमेरिक मतलब अंक एवं शब्दों का कोड है। ठीक है, का कोड है जो हर एक ब्रांच को अलॉट है। ठीक, हर एक शाखा के लिए ये IFSC कोड रहता है। ठीक, जो ऑनलाइन पेमेंट में और कई जगह पे आपका इस्तेमाल होता है। तो इसका जो फुल फॉर्म है, RTGS को कहते हैं रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट और IFSC कोड को कहते हैं इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, खटाखट आंसर देते रहिएगा। केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय विद्याविहार किस शहर में स्थित है? आगरा, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ। ठीक, तो ये आपका उच्च शिक्षा का विश्वविद्यालय है। ये आपका उच्च शिक्षा का विश्वविद्यालय है। और ये आपका कहाँ पर स्थित है? ये आपका जिस शहर में स्थित है वो शहर आपका कौन सा है? लखनऊ है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, राइटर किसकी समाचार एजेंसी है? ठीक, UK, USA, रूस, जर्मनी। ठीक, समाचार एजेंसी मतलब जो सभी देश अपनी अपनी एक भाषा एजेंसी को बना के रखे हैं जो उस देश के सारे समाचारों को डिस्ट्रीब्यूट या वितरण करने में सहयोग करता है। उसी में से एक नाम आपका एक देश की कंपनी का, एक एजेंसी का पूछा गया है। वो आपकी कौन सी एजेंसी है? वर्ल्ड फेमस एजेंसी है, उसका नाम है राइटर। और जो देश दिए हैं उसमें 4 देश दिए गए हैं, UK, USA, रूस, जर्मनी। तो ये आपकी जो समाचार एजेंसी है यूनाइटेड किंगडम, ठीक ब्रिटेन की, इंग्लैंड की यह समाचार एजेंसी है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, UK। अगला क्वेश्चन,
भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है? बहुत ही आसान क्वेश्चन। ठीक, अनुच्छेद 352, 356, 331, 36, ये सभी को पता है कि राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, राज्यों में राष्ट्रपति शासन 356 और वित्तीय आपातकाल आपका अनुच्छेद 360। ठीक, ये पिछली सीरीज में हमने 1-2 क्वेश्चन इससे इमरजेंसी से लाए हैं 360। ठीक, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 352, युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में जो है ये राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है? अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 60। इसमें से आपको ये बताना है राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया, राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है। यदि आपसे पूछता राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के बारे में प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो आप डायरेक्ट जाते हैं 54 पे। लेकिन निर्वाचन की प्रक्रिया आपसे पूछा है तो राष्ट्रपति के चुनाव की निर्वाचन प्रक्रिया दी गई है किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 55 में। ठीक, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 55। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संयुक्त राष्ट्र की किस शाखा का मुख्य कार्यालय पेरिस में है? यूनिसेफ, ILO, यूनेस्को, FAO। ठीक, तो पेरिस मुख्यालय है आपका किसका? यूनिसेफ का। यूनाइटेड नेशन। ठीक, नहीं, यूनिसेफ का नहीं है, माफ कीजिएगा, ये है आपका यूनेस्को का। कहाँ पे है? किसका? यूनेस्को का। पेरिस में आपका किसका है? यूनेस्को का। ठीक, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका फुल फॉर्म है। ठीक, अब इसका हिंदी रूपांतरण क्या है? संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। ठीक, एवं सांस्कृतिक संगठन, ये किस पे काम करता है? ये संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी है जो शिक्षा पर काम करती है, वैज्ञानिक रिसर्च पर काम करती है, संस्कृति पर काम करती है, और इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1945 में, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यूनेस्को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? गोल्फ राइडर कप, हॉकी चैंपियन कप, क्रिकेट दिलीप ट्रॉफी, फुटबॉल एजरा कप। तो इसमें ट्रॉफियाँ दी गई हैं और आपसे पूछा है कि किस खेल से संबंधित है। तो ये जो आपका एजरा कप है, एजरा कप भी आपका किससे संबंधित है? गोल्फ से। ठीक, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये आपका युग्म गलत है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, सिर्फ 5 प्रश्न और बचे हैं। लास्ट तक क्लास में बने रहिएगा और अपने सारे क्वेश्चंस की वैल्यूएशन करके जाइएगा कि हमने आज की सीरीज में कितने प्रश्न मारे हैं सही। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? दुनिया में इस समय जिस चीज़ ने तहलका मचाया है वो है आपकी AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके जनक के रूप में किसका नाम लिया जाता है? बिल गेट्स, जॉन मैकार्थी, एलोन मस्क, सेमूर क्रे। तो ये अमेरिकी वैज्ञानिक थे आपके, कौन? जॉन मैकार्थी, जिन्हें ही आपका कहा जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जॉन मैकार्थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, बढ़िया क्वेश्चन। स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के पहले पुलिस महानिरीक्षक कौन थे, जिसे तत्समय उत्तर पश्चिम प्रांत और अवध के नाम से जाना जाता था? मतलब भारत स्वतंत्र हुआ, ठीक, यूपी के पहले पुलिस महानिरीक्षक, लेकिन उस समय यूपी का नाम जो था वो आपका उत्तर पश्चिमी प्रांत और अवध के नाम से वो जाना जाता था। BL लाहिड़ी, कॉनराड हंटे, S3 पाल, लॉर्ड माउंटबेटन। तो जो आपके पहले महानिदेशक आपके बनाए गए 1952 में, महानिरीक्षक बनाए गए वो 1952 में
BN लाड़ी महोदय, ठीक, वर्ष 1952। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27। 1975 में पहली बार आयोजित विश्व हिंदी सम्मेलन की WHC की पहली वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए प्रतिवर्ष कौन सा दिन विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है? 14 अक्टूबर, 10 जनवरी, 5 सितंबर, 26 जनवरी। ठीक, तो विश्व हिंदी सम्मेलन जो 1975 में हुआ था वो आपका नागपुर में हुआ था, और वहीं पर ही हम लोगों ने जो है प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को जो है विश्व हिंदी दिवस मनाने का जो है फैसला लिया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 10 जनवरी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28, बढ़िया क्वेश्चन, साइंस से रिलेटेड। निम्न में से कौन सा ऊतक वृक्क नलिकाओं की भित्तियों का निर्माण करता है? संयोजी ऊतक, तंत्रिका ऊतक, पेशी ऊतक, उपकला ऊतक। यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं कि वृक्क नलिका ही नहीं, शरीर के सभी आंतरिक अंगों की भित्तियों क्या निर्माण करने वाला ऊतक कौन सा है? इसे कहते हैं संयोजी ऊतक। कौन सा? तंत्रिका ऊतक, पेशी ऊतक, उपकला ऊतक। तो वो ऊतक जो टिश्यू है, जो लेयर बनाता है, वाल बनाता है इन लोगों के सारे आंतरिक अंगों की, उसे ऊतक कहते हैं, उपकला ऊतक। इंग्लिश में इसको एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं। ठीक, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, उपकला ऊतक। क्वेश्चन नंबर 29। हाल ही में जनवरी माह में प्रधानमंत्री ने भारत के जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान के लिए किस प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया है? बहुत बड़ी पहल हुई है जनवरी 2025 में। पूरे भारत की जनसंख्या के प्रत्येक व्यक्ति का जीनोम मैप, मतलब प्रत्येक व्यक्ति के जेनेटिक कोड को जो है ट्रेस करना है, उनका पता लगाना है, उनको जो है एक डिजिटल रूप में रखना है। उनमें होने वाली बीमारियां, उनमें होने वाले जो फायदे, उनमें होने वाले जो नुकसान हैं, उन सभी का रिसर्च उनके जेनेटिक कोड से हमें करना है। और ये बड़ी पहल प्रधानमंत्री ने जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में की है, और उस प्रोजेक्ट का नाम क्या है उसी को पूछा गया है। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट, अनुवांशिकी प्रोजेक्ट, जैव प्रौद्योगिकी प्रोजेक्ट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट। इसी के द्वारा पूरे भारत की सारी पॉपुलेशन के जीनोम मैप तैयार किए जाएंगे, उस पर रिसर्च किए जाएंगे और उनकी इंप्रूवमेंट के लिए काम किया जाएगा। ठीक, बड़ी पहल है। ठीक, आज का अंतिम प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 30। हाल ही में किसे फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड में प्रतिष्ठित आइकॉन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया? सौरव गांगुली, जय शाह, अनिल कुंबले, कपिल देव। ठीक, देखिएगा फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप नाम है, सारे क्रिकेटर हैं इसमें, क्रिकेट से जुड़ी हुई हस्तियां हैं। ठीक, लेकिन इसमें देखिए एक नाम से आप पकड़ लेंगे, लीडरशिप। तो लीडरशिप करने वाले इसमें कौन से व्यक्ति हैं? आपके जय शाह। ठीक, BCCI के बहुत बड़ा नाम है ये, और इनको जो है जो सम्मान दिया गया है उसे फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड के नाम से जाना जाता है। तो आइए थे आपके मिशन लर्न सीरीज के आज के 30 प्रश्न। इसको अच्छे से तैयार करिएगा, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।